जब हम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नॉर्मल हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अचानक हिंसक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब ने धीरे धीरे स्वीकार करना सीख लिया है। प्यू रिसर्च के एक बड़े सर्वे के मुताबिक देश के कई हिस्से में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने माना कि उन्होंने पिछले एक साल में खुद धार्मिक भेदभाव झेला है। नौकरी में, मकान किराए पर लेने में, सड़क पर या फिर सोशल मीडिया पर। यानी ये सिर्फ अखबार की खबर नहीं है, ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग और भीड़ की हिंसा की सैकड़ों घटनाएं स्वतंत्र संस्थाओं और मीडिया ने दर्ज की है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ना तो सख्त कार्रवाई हुई, ना ही समाज ने कोई बड़ा सवाल उठाया। कई बार तो इसे दो पक्षों का झगड़ा कहकर ख़त्म कर दिया गया। सरकारी आंकड़े भी अक्सर ज़मीन की सच्चाई से मेल नहीं खाते, जिससे पीड़ितों का भरोसा और कम होता है। जब बार बार किसी समुदाय पर हमला होता है और हर बार हम थोड़ी देर दुख जताकर आगे बढ़ जाते हैं, तो वही हिंसा हमारी आदत बन जाती है। यही नॉर्मलाइजेशन है, जब नाइंसाफ़ी हमें चौंकाना बंद कर दे और डर एक समुदाय की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान में रहना होगा, आगे जाएंगे। जब किसी समाज में हिंसा नॉर्मल बनती है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है, क्योंकि वही तय करता है कि हम किस घटना को कैसे देखें, कैसे समझें और कितनी गंभीरता से लें। भारत में मीडिया की कवरेज पर हुए कई अध्ययनों से पता चलता है कि जब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा होती है, तो अक्सर उसे क्लैश, दो पक्षों का विवाद या कानून व्यवस्था की समस्या कहकर पेश किया जाता है। प्यू रिसर्च और र्यूटर्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में टीवी न्यूज़ का बड़ा हिस्सा अब तथ्यों से ज़्यादा बहस, शोर और सनसनी पर टिका है। टीआरपी की दौर में खबर कम, तमाशा ज़्यादा हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों ने भी अपनी रिपोर्टों में बताया है कि कई मामलों में पीड़ितों की कहानी पीछे रह जाती है और एंकर स्टूडियो में बैठकर दोनों तरफ से गलती हुई जैसे वाक्य बोल देते हैं। इससे असल जुल्म धुंधला हो जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा की खबरों में अक्सर आरोपी की पहचान छिपा दी जाती है, लेकिन पीड़ित की पहचान जोर से बताई जाती है, जिससे समाज में पहले से मौजूद पूर्वाग्रह और मजबूत होता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि झूठ या अधूरी खबरें सबसे तेज़ फैलती हैं और टीवी चैनल कई बार बिना जांच किए वही नैरेटिव उठा लेते हैं। नतीजा यह होता है कि हिंसा पर सवाल उठाने की जगह उसे एक और घटना बना दिया जाता है। जब मीडिया संवेदना छोड़कर सनसनी चुन लेता है, जब इंसाफ की जगह बहस बिकने लगती है, तब समाज को धीरे धीरे यह सिखा दिया जाता है कि किसी समुदाय पर हुआ जुल्म भी एक हेडलाइन है जिसे देखकर चैनल बदल दिया जाए। यह मीडिया के जरिए होने वाला नॉर्मलाइजेशन है। Now, Omar, remember this. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. जब किसी समाज में नफरत खुलेआम बोलने लगती है और उस पर कोई डर नहीं रहता, तो समझ लीजिए कि हिंसा की ज़मीन पूरी तरह तैयार हो चुकी है। भारत में पिछले कुछ सालों में यह साफ देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण अब बंद कमरों में नहीं, बल्कि खुले मंचों, रैलियों, धार्मिक आयोजनों और सोशल मीडिया पर दिए जाने लगे हैं। कई स्वतंत्र रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक हेट स्पीच की घटनाएं 2014 के बाद से तेजी से बढ़ी हैं, खासकर चुनावी समय में। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार मंच से मारो, बॉयकॉट करो, सबक सिखाओ जैसे शब्द बोले गए, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई या तो बहुत देर से हुई या हुई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक ने कई बार कहा है कि नफरत बड़े भाषण समाज को जहर देते हैं, फिर भी जमीन पर इसका असर कम ही दिखता है। आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी स्वामी जी को लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कुछ गलत बयान नहीं दिया। उनको लगता है कि देश के हर मुसलमान को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर नहीं जाते तो जैसे म्यांमार में एथनिक क्लिनजिंग की गई, वैसे यहाँ भारत में भी करने चाहिए। सबको हिंदुओं का हथियार उठा लेना चाहिए। और ये अपने बयान पर अडिग हैं और कह रहे हैं जो मैंने कहा उसके साथ खड़ा हूं और ये देश हिंदुओं का राष्ट्र है, ऐसा स्वामी जी का कहना है और अपने बयान पर वो लगातार कायम है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग स्टडीज़ बताती हैं कि भारत हेट स्पीच फैलाने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन नेटवर्क में से एक बन चुका है, जहां मुस्लिमों को देशद्रोही, घुसपैठिया या ख़तरा बताकर पेश किया जाता है। जब नेता, साधु या प्रभावशाली लोग ऐसा बोलते हैं और उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती, तो आम आदमी को एक साफ संदेश जाता है कि यह सब कहना गलत नहीं है। धीरे धीरे गाली, धमकी और अपमान सामान्य भाषा बन जाते हैं। फिर वही भाषा सड़क पर उतरती है, भीड़ में बदलती है और हिंसा का रूप ले लेती है।
इस तरह हेट स्पीच सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो आने वाले जुल्म की घोषणा बन जाती है, और जब समाज उसे चुपचाप सुनता रहता है तो नफरत भी नॉर्मल हो जाती है। जब किसी समाज में हिंसा के बाद इंसाफ की उम्मीद ही कमज़ोर पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या सिर्फ भीड़ की नहीं, सिस्टम की भी है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका अक्सर निष्पक्ष रक्षक की बजाय एक औपचारिक दर्शक जैसी हो जाती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दंगों और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों में चार्जशीट और सज़ा की दर बेहद कम रहती है, यानी ज़्यादातर केस अदालत तक पहुंचते पहुंचते या तो कमज़ोर हो जाते हैं या सालों तक लटके रहते हैं। कई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पीड़ित परिवारों की एफआईआर देर से लिखी जाती है और उल्टा उन्हीं पर शांति भंग करने या उकसावे का आरोप लगा दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी जैसी संस्थाओं ने भी अपनी रिपोर्टों में बताया है कि मॉब वायलेंस के मामलों में पुलिस अक्सर दोनों पक्षों की गलती कहकर मामले को हल्का बना देती है। कई जगहों पर पीड़ितों पर समझौता का दबाव डाला जाता है। इससे अपराधी को यह भरोसा मिल जाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तो पहली बार जेल गया, थोड़ा डर लगना चाहिए था, नहीं, और वहाँ भी मैंने धूम मचाई जेल के अंदर, मुझे खुश हुआ। और जेलर को मैंने जाते ही बताया जब उसके सामने पेश हुआ, किस केस में हो, आयो 302 307 फुल मर्डर हाफ मर्डर, क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं गाय काट रहे थे, हमने उसको काट दिया, बात खत्म हो। जब एक समुदाय बार बार थाने जाता है और उसे न्याय की जगह सवाल, शक और बेइज्जती मिलती है तो उसका सिस्टम पर भरोसा टूटने लगता है, और जब इंसाफ अनिश्चित हो जाए तो जुल्म को भी ताकत मिल जाती है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन की चुप्पी या ढील हिंसा को रोकने की बजाय उसे धीरे धीरे सामान्य बना देती है। आज के भारत में नफरत का सबसे तेज कारखाना सोशल मीडिया बन चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर हर दिन सैकड़ों झूठ या आधे अधूरे वीडियो फैलाए जाते हैं जिसमें मुसलमानों को अपराधी, देशद्रोही या खतरे के रूप में दिखाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और हेट कैंपेन्स बेहद संगठित रूप ले चुके हैं। पुराने वीडियो को नया बताकर, दूसरे देशों की घटनाओं को भारत का बताकर भीड़ को भड़काया जाता है। कई मामलों में बाद में पता चलता है कि खबर झूठी थी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। सोशल मीडिया कंपनियां अक्सर देर से कार्रवाई करती हैं। जब रोज़ स्क्रीन पर नफरत दिखाई दे तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इस तरह मोबाइल फ़ोन जेब में रखी एक अफवाह भी हिंसा का हथियार बन जाती है। अकेला इंसान अक्सर हिंसा से डरता है, लेकिन भीड़ में वही इंसान बेरहम बन जाता है। सोशल साइंसेज अध्ययन बताती हैं कि क्राउड साइकोलॉजी में व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो देता है। भारत में मॉब लिंचिंग के ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है। दर्जनों लोग मौजूद होते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं है। सबको लगता है मैं अकेला क्या कर लूँगा, यह सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। पुलिस रिपोर्ट्स और कोर्ट केस बताती हैं कि भीड़ में शामिल ज़्यादातर लोग सामान्य नागरिक होते हैं, कोई पेशेवर अपराधी नहीं। इसका मतलब ये है कि नफरत ने आम आदमी को भी हिंसा का औजार बना दिया है। जब समाज भीड़ को माफ़ करने लगे तब कानून कमज़ोर पड़ जाता है। सबसे ख़तरनाक बदलाव लोगों की सोच में आया है। आज जब किसी मुस्लिम के साथ जुल्म होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कुछ किया होगा। हर बार यही लोग होते हैं, हम क्यों बोलें। पीयू और लोक नीति CSDS जैसे सर्वे दिखाते हैं कि धार्मिक दूरी और अविश्वास बढ़ा है। लोग अब अन्याय पर गुस्सा नहीं, थकान महसूस करते हैं। धीरे धीरे संवेदना खत्म हो जाती है। जब समाज पीड़ित से सवाल पूछने लगे और आरोपी से नहीं, तब अन्याय संस्थागत बन जाता है। यही चुप्पी हिंसा की सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। भारत की राजनीति में ध्रुवीकरण अब रणनीति बन चुका है। चुनाव से पहले अचानक धार्मिक मुद्दे गर्म हो जाते हैं। भाषणों में हम बनाम वो की भाषा तेज हो जाती है। कई चुनावी अध्ययन बताते हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन वोट कंसोलिडेशन का हथियार बन गया है। जब नेता किसी समुदाय को खतरा बताकर वोट मांगते हैं तो समाज में डर फैलता है। यह डर धीरे धीरे हिंसा में बदलता है, और जब चुनाव जीतने के बाद कोई जवाबदेही नहीं होती तो संदेश साफ होता है, नफरत फ़ायदेमंद है। आज का बच्चा वही सीखता है जो वो घर, टीवी और मोबाइल पर देखता है। जब वह रोज़ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे मैसेज, जोक्स और वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में जहर भरता है। नफरत पीढ़ियों में ट्रांसफ़र हो रही है। भारत का संविधान बराबरी, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है,
लेकिन जब एक समुदाय लगातार डर में जिए तो ये गारंटी खोखली लगने लगती है। Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an Are example. all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. जब कानून सबके लिए बराबर ना दिखे तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। अल्पसंख्यक खुद को नागरिक नहीं संदिग्ध महसूस करने लगते हैं, कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होती है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इन सब के बीच भी कुछ लोग हैं जो चुप नहीं रहते। पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, आम नागरिक जो पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। कई मामलों में इन्हीं लोगों की वजह से न्याय भी मिलता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, लीगल एड ग्रुप्स और सिविल सोसाइटीज़ आज भी सच्चाई को जिंदा रखे हुए हैं। ये लोग बताते हैं कि नफ़रत अंतिम सच नहीं है। अगर समाज चाहे तो नॉर्मलाइजेशन को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बोलना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा और इंसान बने रहना पड़ेगा। आप देख रहे थे रियाज़ की रिपोर्ट। मैं हूँ रियाज़ हैदर। धन्यवाद।